हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम भूगोल की सीरीज में भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी लास्ट क्लास में भारत की झीलों के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम उसी कड़ी में भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की जलवायु के बारे में हम 4-5 क्लास के अंतर्गत पूरी जलवायु के बारे में हम अच्छे से ठीक से अध्ययन करेंगे। एक दिन में भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करना नामुमकिन है। अगर मैं एक दिन में करवाऊंगा तो जो हमारी क्लास है, क्लास की टाइमिंग कुछ ज़्यादा हो जाएगी। इस कारण से एक दिन में करवा पाना असंभव सा है। इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको 4 क्लास 5 क्लास में इसको कंप्लीट कर ली जाएगी, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए और मैं अच्छे से आप लोगों को समझा भी सकूं। क्लियर है? ऐसा ना हो कि मैं एक ही दिन में सब पढ़ा दूं, बाद में पता चले आप लोगों को समझने में समस्या हो जाए और मुझे भी समझाने में समस्या हो जाए या हौच पौच हो जाए, मैं भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज। क्लियर है? तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके भारत की जलवायु के बारे में 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास जितना लगेगा, धीरे धीरे करके भारत की जलवायु के बारे में अच्छे से अध्ययन करवाऊंगा कि भारत में वर्षा कैसे होती है, कब उठती है, कहाँ से आती है, क्यों होती है। इन सभी कारणों पर मैं चर्चा करूंगा। आपके पास एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आप क्वेश्चन कर सको। अगर आप शुरू से हमारी क्लास को देखोगे, हमारे इस वीडियो को देखोगे शुरू से जलवायु वाले चैप्टर पे, तो कहीं पर आपको ये ना रहेगा डाउट कि सर ये ऐसा क्यों होता। आप क्यों तो बोल ही नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक आप इसके बारे में कमेंट करके भारत की जलवायु से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके ना पूछें। धन्यवाद। आज हम कंटिन्यू करते हैं अब अपनी क्लास में, ठीक है? तो जैसा कि हमने लिखा है हेडिंग में, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु पढ़ने के लिए मैंने ये मैप बनाया है। मैप के बारे में थोड़ा हम समझेंगे, इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। क्लियर है? जैसे कि भारत का मैप बना हुआ है, जो रेड कलर से ये लाइन दिख रही हैं, ये रेड कलर से लाइन दिख रही हैं, ये उत्तर पूर्व की दिशा से आने वाली मानसून हवाएं हैं, तो उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। क्लियर है? उत्तर पूर्व की दिशा से आने वाली जो हवाएं हैं उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। और दूसरा है ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्लियर है? ये दक्षिण में और पश्चिम से आ रही है, इसलिए इसका नाम दक्षिणी पश्चिम। और ये उत्तर में पूर्व से आ रही है, उत्तर में पूर्व से आ रही है, पूरब और पश्चिम, पूरब और उत्तर के बीच से आ रही है, तो इसलिए इसका नाम है उत्तर पूर्वी मानसून। और ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रही है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्लियर है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। इधर साइड है भारत, ये भारत का नक्शा है। इधर साइड मैंने बनाया है ये बंगाल की खाड़ी, इधर साइड बंगाल की खाड़ी है और भारत के इधर साइड अरब सागर है। क्लियर है? अब देखो, भारत के ऊपर, भारत के उत्तर में जो रेड कलर से लाइनें बनी हुई, 3 कलर अलग अलग कलर की, ये भारत का हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का विस्तार है, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वत का विस्तार है। क्लियर है? अब देखो, ये जो मैंने बनाया ब्लैक कलर से, उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, ये पछुआ जेट धाराएं हैं। ये यूरोप महाद्वीप से उठ करके भारत की ओर प्रवाहित होते हैं। जब भारत में पहुंचती हैं तो इनको पछुआ जेट धारा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ये कैसे उठती हैं और कैसे आती हैं। क्लियर है? तो आज तो ये मैप के बारे में अभी हमने सामान्य से परिचय दिया। अब हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु के बारे में। तो भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं बता दूं, जितना अच्छा आप कल्पना करेंगे उतना अच्छा आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में कल्पना करना, जितना अच्छा आप कल्पना करेंगे उतना अच्छा आपको ज्योग्राफी समझ में आएगी। प्लस दूसरी चीज़,
जलवायु दिखाई नहीं देती है, तो इसको समझना थोड़ा जटिल हो जाता है। तो इसलिए इसके बारे में जितना अच्छा आप कल्पना करेंगे, जितना अच्छा आप जलवायु के बारे में कल्पना करेंगे, जैसे मैं बताता जाऊँगा आप वैसे ही कल्पना करेंगे, तो बहुत अच्छे से आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। इसलिए ज्योग्राफी पढ़ने से पहले जब भी पढ़ें आप उसको कल्पना करते जाइए, अच्छा कल्पना कीजिए, और फिर देखिए आपको ज्योग्राफी कैसे नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो भारत की जलवायु के बारे में पढ़ने से पहले स्टार्ट हम करते हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। एग्जाम में पूछता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु, तो क्या बताओगे? भारत की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यह भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। अब उष्णकटिबंधीय, ये यहाँ पर दो टर्म है, एक है उष्णकटिबंधीय, दूसरा मानसूनी। उष्णकटिबंधीय क्या होता है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे हम। उष्णकटिबंधीय बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे मानसूनी बारे में, मानसून के बारे में। उष्णकटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, ये इन दोनों का मिक्सचर भारत में है। जबकि होना ये चाहिए कि भारत शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय होना चाहिए, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु होना चाहिए। यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ जा कर के मिक्स करके पढ़ेंगे, तब कहाँ समझ में हमारा आया, क्लियर होगा कि भारत क्यों उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। क्लियर है? तो अब देखते हैं जैसा कि उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में। उष्णकटिबंधीय जलवायु को पढ़ने से पहले जलवायु के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जलवायु जो है वायुमंडल के तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। जलवायु वायुमंडल के तापमान और आर्द्रता पर निर्भर रहती है। क्लियर है? अब देखो, जैसे हम उष्णकटिबंधीय पढ़ रहे हैं, ये हुआ हमारा पृथ्वी, ये बीच से जो लाइन गई इसका नाम है विषुवत रेखा या 0 डिग्री। क्लियर है? 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा। क्लियर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में विचलन करती रहती हैं। इस कारण से इस क्षेत्र में वर्षा वर्ष भर होती रहती है। जब सूर्य की किरणें इन क्षेत्र में वर्ष भर लंबवत पड़ती है तो इस क्षेत्र का जो भाग है, जो पृथ्वी है, इस क्षेत्र में आने वाली जो पृथ्वी है वो सभी गर्म हो जाती है। सागर का जल गर्म हो जाता है, गर्म होने के कारण भाप बन करके ऊपर उठता है, जिस कारण से वर्ष भर इस क्षेत्र में वर्षा होती रहती है। क्लियर है? तो ये तो था उष्णकटिबंधीय के बारे में। उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखा सूर्य का प्रकाश, विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश, आप इसको ऐसा लिखेंगे, विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश
वर्ष भर लंबवत चमकता रहता है। विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश वर्ष भर लंबवत चमकता रहता है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश वर्ष भर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच लंबवत चमकता रहता है। ये सूर्य की किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। इसके पश्चात या इसके चलते पूरी पृथ्वी, इसके चलते इस क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? जबकि इसके ऊपर के क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र, और इसके नीचे के क्षेत्र को भी शीतोष्ण बोलते हैं। अब सवाल ये बनता है कि सबसे गर्म कौन सा क्षेत्र होता है? तो सबसे गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही होता है। यानी कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या फिर ये बोला जाए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को ही हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अगर बोला जाए कि सबसे ठंडा कहाँ होता है, तो सबसे ठंडा उत्तरी ध्रुव में होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। सबसे ठंडा उत्तरी ध्रुव और सबसे ठंडा दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? जबकि सबसे ठंडा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होता है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण वहाँ का क्षेत्र सबसे गर्म हो जाता है। और जिसके कारण वहाँ का क्षेत्र, यानी वहाँ का क्षेत्र मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र गर्म हो जाता है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखो, इसको रफ किया जा रहा है। भारत में देखो, भारत के बीचों बीच, यहाँ देखो, भारत के बीचों बीच, यहाँ से देख लो, ये कर्क रेखा गुजरी है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी हुई है। तो कर्क रेखा के दक्षिण का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा और कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। ठीक है? वास्तव में हम जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरी है। अर्थात कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क रेखा के दक्षिण, ऐसा लिखो, कर्क रेखा के दक्षिण के भारत को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा कर्क रेखा के उत्तर के भारत को शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बावजूद हमने क्या बोला? ऊपर वाले क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, यह शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि नीचे वाला क्षेत्र जो है, कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र शीतोष्ण में आता है। क्लियर है?
और कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र उष्ण में आता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद हम क्या बोलते हैं, भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। क्लियर है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। भारत उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ा कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश, ये दो, इसमें दो टर्म है, एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु, दूसरा मानसूनी जलवायु। तो उष्ण कटिबंधीय हम पढ़ रहे थे कि उष्ण कटिबंधीय कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो हमने बताया कि भारत के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरी हुई है। कर्क रेखा के दक्षिण के भारत को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि कर्क रेखा के उत्तर का भारत शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद भारत उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश है। क्यों? उसके दो प्रमुख कारण हैं। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला लिखो, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। क्लियर है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। अब हिमालय पर्वत है तो भारत के उत्तर में, अभी हमने बताया था कि सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा होता है? उत्तरी में। हमने बताया विषुवत रेखा के सबसे उत्तर का तो उत्तरी गोलार्ध दिए, और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये सबसे ठंडा क्षेत्र ये वाला कहलाता है इधर, और सबसे ठंडा क्षेत्र ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ठंडा। और जबकि बीच वाला क्षेत्र जो ये वाला क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और इसके ऊपर और इसके नीचे का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो अभी हमने क्या बोला, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है भारत, इसके बावजूद भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जबकि होना क्या चाहिए था, शीतोष्ण भी होना चाहिए था, उष्ण भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत क्या है, शीतोष्ण तो आया नहीं है, केवल यहाँ उष्ण कटिबंधीय दिया हुआ है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, अभी मानसूनी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम उष्ण कटिबंधीय। तो हमने क्या बोला, भारत के उष्ण कटिबंधीय होने के दो कारण हैं। उष्ण कटिबंधीय होने के दो कारण हैं। पहला, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत के स्थित होने के कारण भारत के उत्तर में, अर्थात रूस के साइबेरिया प्रदेश और चीन में प्रवाहित होने वाली शीतोष्ण या ठंडी धाराएं, शीतोष्ण बोल दो या ठंडी बोल दो, ठंडी या शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण या ठंडी कुछ भी बोल दो इसको। तो भारत के उत्तर में शीतोष्ण या साइबेरिया, भारत के उत्तर में साइबेरिया और चीन में प्रवाहित होने वाली ठंडी धाराएं या शीतोष्ण धाराएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो वहाँ से बहकर आने वाली, इधर से बहकर आने वाली धाराएं या पवनें हिमालय पर्वत से टकराकर वापस लौट जाती हैं, जिस कारण से जो ये ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, तो भारत में जो वास्तविक रूप से ठंडी होनी चाहिए वो ठंडी नहीं होती है। भारत में जैसी ठंडी होनी चाहिए, इस क्षेत्र में कर्क रेखा के उत्तर में जैसी ठंडी होनी चाहिए वैसे ठंडी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि भारत में जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत उत्तर से आने वाली ठंडी शीतल हवाओं को रोक देता है और उनको वापस कर देता है, जिस कारण से भारत में वास्तविक रूप से शीत ऋतु या वास्तविक रूप से ठंडी नहीं पड़ती है जैसा कि ठंडी होनी चाहिए। तो हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक का काम करता है। हिमालय पर्वत जलवायु विभाजक का काम करता है। इसके विपरीत हिमालय एक अच्छे जलवायु विभाजक का काम करता है, जिसके चलते शीतोष्ण जलवायु
जिसके चलते शीतोष्ण जलवायु हिमालय के उत्तर में सीमित रह जाती है। क्या हमने क्या बताया कि हिमालय पर्वत जलवायु विभाजक का काम करता है, मतलब कि साइबेरिया और चीन से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश नहीं करने देता है। ठंडी हवाएं पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर ही बहती हैं, क्लियर है। तो ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश नहीं करने देता है, जिस कारण से जो ठंडी हवाएं आती हैं, शीतोष्ण ठंडी हवाएं आती हैं या शीतल हवाएं जो बह करके आती हैं प्रवाहित होकर के, उन हवाओं को रोक देता है। इसी कारण से भारत में जैसी ठंडी होनी चाहिए वो ठंडी नहीं होती है, ठीक है। जिस कारण से हिमालय पर्वत, इसलिए हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत जो है हमारा जलवायु विभाजक का काम करता है या जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है, क्लियर है। तो आप लिखेंगे कैसे, मैं जैसे बोलूँगा वैसे लिखेंगे। भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय की उपस्थिति के कारण साइबेरिया और चीन से बहकर आने वाली शीतल या ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत उनको रोक देता है और रोकने के बाद उनको वापस कर देता, वहीं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिस कारण भारत में वास्तविक ठंडी या वास्तविक शीत नहीं हो पाती, जिस कारण से वास्तविक शीत नहीं हो पाती। इसलिए हिमालय स्पष्ट रूप से, इसलिए हम कह सकते हैं कि हिमालय स्पष्ट रूप से जलवायु विभाजक का काम करता है, अर्थात क्लाइमेट चेंज का काम हिमालय पर्वत करता है। हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण, हमने बताया था पहले ही, शीतोष्ण लिखा है। हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है तथा हिमालय के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात कर्क रेखा भारत में जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाती। मैंने क्या बोला? इसलिए हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जबकि हिमालय के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात कर्क रेखा भारत में जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाती। कर्क रेखा भारत में जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाती, बल्कि हिमालय जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है, ठीक है। जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। इसके विपरीत हिमालय एक अच्छे जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है, जिसके चलते शीतोष्ण जलवायु हिमालय के उत्तर में ही सीमित रह जाती है और हिमालय के दक्षिण में अर्थात पूरे भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये तो था पहला पॉइंट। ये भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाए जाने के दो कारण हमने बताए थे, 2 पॉइंट बताए थे, जिसमें पहला बताया था हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण। अब दूसरा देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। दूसरा है कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच, लिखो कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच ये देखो, ये है हमारे विषुवत रेखा और इसके उत्तर में है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम बोलते हैं
कर्क रेखा, इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्लियर है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो हम क्या बोल रहे हैं? मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये उत्तर है तो उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिण है तो दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है? तो हम क्या बोल रहे थे अभी? कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र का जल अत्यधिक गर्म हो जाता है। इस क्षेत्र का जल और पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो जाती हैं, जिस कारण से गर्म हवाएं, जिस कारण से यहाँ हिंद महासागर है, तो जिस कारण से हिंद महासागर से उठकर दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म हवाएं, हिमालय के जब दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं जो हवाएं, तो हिंद महासागर के ऊपर से जब प्रवाहित होती हैं तो वो क्षेत्र गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के कारण जो हवाएं होती हैं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, उठने लगती हैं। तो हिंद महासागर का जो जल होता है, हिंद महासागर का जो जल है वो गर्म होकर के वाष्प के रूप धारण करके ऊपर चला जाता है और उन हवाओं के साथ आगे प्रवाहित होता है, प्रवाहित होने लगता है। ठीक है? तो हम क्या बोल रहे थे? हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र हवाएं को हिंद महासागर से उठकर आने वाली आर्द्र हवाओं को, अर्थात नमी युक्त हवाओं को जब ये नमी युक्त हवाएं उत्तर यहाँ प्रवाहित होने लगती हैं, भारत में प्रवाहित होने लगती हैं, तो उनको रोककर हिमालय पर्वत उनको रोककर पूरे भारत में वर्षा, हिमालय पर्वत उनको रोककर पूरे भारत में वर्षा करवा देता है। ठीक है? अगर हिमालय नहीं होता तो कर्क रेखा के उत्तर में वर्षा नहीं हो पाती। हिमालय नहीं होता तो कर्क रेखा के उत्तर में वर्षा नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वर्षा उसी क्षेत्र में होती है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र में वर्षा साल भर होती रहती है। आप दक्षिण भारत में देखेंगे, दक्षिण भारत ये हमारे दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रों में आप देखेंगे वर्षा हमेशा होती रहती है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद कर्क रेखा के उत्तर में यहाँ पर हमारी दिल्ली है, इसके बावजूद दिल्ली जैसे क्षेत्रों में भी वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हवाएं प्रवाहित होकर के ये पूरा जो कर्क रेखा जो है अपना काम कर्क रेखा नहीं कर पाती है। अपना काम क्या? जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पा रहे। असली में कौन निभा रहा है जलवायु विभाजक की भूमिका? हिमालय पर्वत। इसलिए हिमालय के दक्षिण में संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। ठीक है? अगर हिमालय नहीं होता तो आगे लिखोगे, अगर हिमालय नहीं होता तो कर्क रेखा के उत्तर में वर्षा नहीं हो पाती, लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा वर्ष भर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होती है। वर्षा वर्ष भर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होती है, लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण हिंद महासागर से होकर आने वाली आर्द्र हवाएं हिमालय से टकराकर पूरे भारत में, यही चीज़ हमने बताया ना, हिमालय से टकराकर पूरे भारत में वर्षा करती हैं। बस यही दो कारण थे। अब देखो, हमने बता दिया कि भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है, लेकिन यहाँ पर जुड़ा है मानसूनी, तो भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। तो मानसूनी के बारे में पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। आप हेडिंग में लिखोगे
भारत एक मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है क्या? क्लियर है? तो मानसूनी अरबी भाषा का शब्द है। मानसूनी जो है अरबी भाषा का शब्द है। एग्जाम पे पूछता है मानसूनी किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या बताओगे? मानसूनी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसूनी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन। मानसून का अर्थ है मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन। भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं। भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं। हमने बताया था उत्तर पूर्वी मानसूनी और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी। तो आप लिखोगे दो तरह की मानसूनी हवा प्रवाहित होती हैं। पहला उत्तर पूर्वी मानसूनी, दूसरा लिखोगे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। उत्तर पूर्वी मानसूनी हेडिंग में लिख लो उत्तर पूर्वी मानसूनी। हेडिंग में लिखो उत्तर पूर्वी मानसूनी। उत्तर पूर्वी मानसूनी। उत्तर पूर्वी मानसूनी जो हवाएं शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्व दिशा से बहकर आती हैं उन्हें हम उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लो। जो हवाएं शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्व दिशा से बहकर आती हैं उन्हीं हवाओं को हम उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून भारत में केवल शीत ऋतु में अर्थात जाड़े के समय में उत्तर पूर्वी हवाएं भारत में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं भारत में शीत ऋतु में अर्थात जाड़ के मौसम में प्रवाहित होती हैं। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं स्थलखंड से बहकर, अब बोलोगे यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के कि सर जब यहाँ से ठंडी हवाएं प्रवाहित हो रही थी तो भारत में नहीं आ पा रही थी, अब ये उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कैसे भारत में आ गई? क्योंकि जो हवाएं होती हैं जो ठंडी होती हैं वो ठंडी हवाएं नीचे जाती हैं और जो गर्म हवाएं होती हैं वो हल्की होकर के ऊपर उठती हैं। तो ये हवाएं गर्म हवाएं हैं, लेकिन यहाँ जो शीतल हवाएं प्रवाहित हो रही थी वो आ रही थी भारत की ओर प्रवाहित हो रही थी, तो हिमालय से टकरा जा रही थी। लेकिन ये उत्तर पूर्वी हवाएं जो चीन साइड प्रवाहित हो रही हैं, हिमालय के उत्तर में प्रवाहित हो रही हैं जो गर्म हवाएं, तो वो गर्म हवाएं ऊपर उठ करके शिलाखंडों के ऊपर से प्रवाहित होकर के भारत में आ रही हैं। क्लियर है? तो वो हवाएं उनके साथ नमी नहीं होती, इन हवाओं के साथ नमी नहीं होती, इसके जिस कारण से भारत में क्या है वर्षा कर सके। लेकिन इसके बावजूद ये हवाएं गर्म होती हैं तो इनमें तो नमी होती नहीं है, जिस कारण से पूरे भारत में कहीं पर भी वर्षा नहीं कर पाते। लेकिन इसके बावजूद जो पूर्वोत्तर भारत साइड से जो हवाएं उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं आती हैं, ये बंगाल की खाड़ी से जब गुजरती हैं तो बंगाल की खाड़ी से ये गर्म हवाएं होने के कारण बंगाल की खाड़ी से ये नमी को क्या कर लेती हैं, अपनी ओर खींच लेती हैं। ये हवाएं, मैं क्या समझा रहा हूँ क्लियर, अच्छे से समझिएगा। भारत में मैंने बताया कि भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं। मैंने बताया उत्तर पूर्वी मानसूनी और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी। उत्तर पूर्वी मानसूनी शीत ऋतु में चलती हैं, यानी कि ठंडे मौसम में प्रवाहित होती हैं। इनको उत्तर पूर्वी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उत्तर और पूर्व की दिशा से प्रवाहित होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं ये मानसूनी हवाएं गर्म हवाएं होती हैं। तो जब ये गर्म हवाएं होती हैं तो इनमें ये जब गर्म हवाएं होती है तो इनमें ये स्वाभाविक सी बात है ये वर्षा करेंगे नहीं। लेकिन इसके बावजूद भारत के तमिलनाडु राज्य के कोरोमंडल तट पर इन्हीं उत्तर पूर्वी हवाओं से वर्षा होती है। बोलो सर कैसे होती है? तो इसके कारण ये है कि जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं,
जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो जब यहाँ से गुजरती हैं तो समुद्र से पर्याप्त मात्रा में अपने साथ नमी क्या है ग्रहण कर लेती हैं, या अपने साथ पर्याप्त मात्रा में नमी को ले लेती हैं। जब नमी लेकर के ये हवाएं आगे प्रवाहित होती हैं तो पूर्वी घाट के कोरोमंडल तट पर, पूर्वी घाट के तमिलनाडु राज्य में पूर्वी घाट के तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट पर ये हवाएं टकराती हैं और टकराने के बाद वहाँ पर वर्षा कर देती हैं। तो इस कारण से भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? तमिलनाडु राज्य में। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे पश्चिमी मानसूनी। नेक्स्ट लिखो दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्लियर है? अगर एग्जाम पे पूछता है क्वेश्चन, अगर यहाँ पर बनता है कि कोरोमंडल तट पर किन मानसून के द्वारा या किन हवाओं के द्वारा भारत में वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर किन मानसूनों के द्वारा या किन हवाओं के द्वारा कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, तो क्या बताओगे? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। पहला, अगर पूछता है कि ये कोरोमंडल, ये उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, कोई पूछता है एग्जाम में पूछे कोई भी, और आपसे कोई फ्रेंड आपसे पूछ लिया कि उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जो है ये तो गर्म हवाएं हैं, तो भारत में वर्षा कैसे करती हैं, तो आप क्या बताओगे? ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से जब प्रवाहित होती हैं तो बंगाल की खाड़ी से, समुद्र से ये पर्याप्त मात्रा में नमी ग्रहण कर लेती हैं। जब ये नमी ग्रहण कर लेती हैं, जब भारत आगे की ओर प्रवाहित होती हैं जब ये, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट पर टकरा करके ये कोरोमंडल तट में वर्षा कर देती हैं। क्लियर है? जबकि ये ऊपर की ये हवाएं जो चलती हैं, ये हवाएं गर्म होती हैं, इनके साथ नमी नहीं होती, तो यहाँ टकराती भी हैं फिर वापस भी हो जाती हैं, तो ये वर्षाएं नहीं करती हैं। लेकिन ये हवाएं यहाँ टकराती हैं तो यहाँ पर वर्षा करती हैं। क्लियर है? आगे लिखोगे, हेडिंग में डालोगे दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिणी लिख दिया ना, दक्षिण लिख लो। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा से होकर बहता है। इस कारण इस मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। क्या बताया? दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा से होकर प्रवाहित होता है या बहता है, इस कारण से इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हिंद महासागर से, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हिंद महासागर से, ये इसको ऐसे लिखोगे, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं ग्रीष्म ऋतु में, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर से प्रवाहित होती हैं। या दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, आगे लिख लोगे, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हिंद महासागर से ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती हैं और भारत में प्रवेश करती हैं। या भारत में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं प्रवाहित होती हैं। इन्हीं दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से ही भारत में लगभग 90% या 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत के संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। क्या बोला हूँ? देखो, क्या भारत में लगभग 90% दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है।
दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है। ठीक है, अतः सिद्ध होता है, मैंने क्या बोला यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में क्या है, वर्षा करता है। जबकि करना कहाँ चाहिए था, कर्क रेखा के नीचे तक, लेकिन इसके बावजूद ये पूरे भारत में करता है। तो इस बात से ये प्रभावित होता है, इस बात से सिद्ध होता है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। अतः आगे लिखोगे, अतः इन सभी तथ्यों को देखकर यह सिद्ध होता है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। अब हम आगे कल पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, वरना हमारी टाइमिंग कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, कल मिलेंगे। धन्यवाद।